इवोल्यूशन चैप्टर में हम क्या क्या खास पढ़े। और ये भी चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है हम एक तो बिग बैंग थ्योरी पढ़ सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी पढ़ सकते हैं इसमें हम। इसमें हम स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स पढ़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या मतलब है? ऐसे ऑर्गन्स जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री का क्या मतलब हुआ? कॉमन एंसेस्ट्री इसका मतलब एक कॉमन ये इंडिविजुअल्स हैं। ये अलग अलग गए और अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इनमें अडाप्टेशन आ गया। तो इनमें जो ऑर्गन्स सेम ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करेंगे। कॉमन एंसेस्ट्री होगी। सेम ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे हम बात करें केवल होमोलोगस ऑर्गन की, तो अगर हम हार्ट देख लें, हार्ट देख लें फिश का, हार्ट देख लें एम्फीबियंस का, हार्ट देख लें रेप्टाइल्स का, हार्ट देख लें बर्ड्स का, तो इन सब में हार्ट में कॉमन आपको मिलेगा। सब में वेंट्रिकल होगा, सब में एट्रियम होगा। फिश में एक वेंट्रिकल एक एट्रियम, एम्फीबियंस में दो एट्रियम एक वेंट्रिकल, रेप्टाइल्स में ये पार्शली वेंट्रिकल भी यहाँ डिवाइड हो जाता है, और बर्ड्स में दो एट्रियम दो वेंट्रिकल क्लियर कट। तो कॉमन एंसेस्ट्री है, सब में हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल है। तो इस तरह का कहीं आपको दिखाई दे तो वो होमोलोगस ऑर्गन कहलाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है कॉमन एंसेस्ट्री का, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया। अगर आप देखेंगे तो सबको थोड़ा सा वो कर देते हैं। हम केवल
यूरोलगस की बात कर, होमोलगस की बात कर रहे हैं, तो आप बोगनवेलिया का प्लांट देखेंगे, इसमें यहाँ थॉर्न है और यहाँ लीव्स है, ये लीव्स है, ये थॉर्न्स है, कॉमन ओरिजिन है। और वहीं आप कुकुरबिट देखिएगा, तो ये टेंड्रिल है कुकुरबिट में, ये लीव्स है, ये टेंड्रिल है, ये लीव्स है कुकुरबिट में। तो थॉर्न और टेंड्रिल की ओरिजिन सेम है, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन। यहां भी फंक्शन डिफरेंट है, ओरिजिन सेम है। तो ऐसा कहीं दिखाई दे आपको तो वो होमोलोगस ऑर्गेनिज्म में आएगा। जैसे आप फोल्डिंग की बात कर लें, फोल्डिंग ऑफ बर्ड, फोल्डिंग ऑफ हॉर्स, फोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये होमोलोगस ऑर्गन्स है। होमोलोगस ऑर्गन्स मीन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिर थोड़ा सा ध्यान दें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, थोड़ा सा डायग्राम देख लें तो समझ में आ जाएगा। एंसेस्ट्री डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको हम एनालॉगस ऑर्गन्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स डिफरेंट एंसेस्ट्री, डिफरेंट एंसेस्ट्री सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। अब अगर हम बात करें आई, आई ऑफ ऑक्टोपस, फंक्शन सेम है, आई देखना, एंड आई ऑफ मैमल, इनकी ओरिजिन डिफरेंट है। फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन, फ्लीपर्स देख लो आप पेंगुइन, और फ्लीपर्स ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन। ये एनालॉगस ऑर्गन्स है, ये याद रखना पड़ेगा कम से कम आपको। ये कभी कभी कई होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स एक साथ मिला के दे दिए जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी के बुक के अनुसार कम से कम उसको देख लें। थॉर्न एंड टेंड्रिल, ये कई बार पूछा गया है, जो होमोलोगस ऑर्गन्स है। तो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन ये इवोल्यूशन में आ सकता है आपको। एडाप्टिव रेडिएशन बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन हो सकता है। एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन ये होमोलोगस ऑर्गन्स की तरह है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस ये गैलापागोस आइलैंड में जो छोटे छोटे आइलैंड मिले, सब में जो बर्ड्स मिली उनके बीच में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग
डिफरेंट हैबिटेट, सभी वीक ही हैं। तो डार्विन फिंचेस provide best example of adaptive radiations. These finches, these birds, they originated from one bird and get modified according to feeding habits. इसमें आप फीडिंग हैबिट्स के अनुसार चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ बीक, ये जो चेंज दिखाई दिया है, ये क्यों हुआ है? ड्यू टू चेंज इन फीडिंग हैबिटेट। तो ये एडाप्टिव रेडिएशन पूछ सकता है आपको, डार्विन फिंचेस के आप डायग्राम बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो डिफरेंट इनकी बीक की साइज, बीक का शेप, ये एडाप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है। फिर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, हार्डी बिनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा इसको भी आप जान जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, यह हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एलिल फ्रीक्वेंसी in a population are stable as well as constant from generation to generation. From generation to generation. Allelic frequency remain stable from generation to generation. And it will remain constant. This is called genetic equilibrium. This is called genetic equilibrium. Sum total of all allelic frequency is 1. अब उसको एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। Means P and Q, if these are the frequencies, then P plus Q is equal to 1. Suppose frequency of
frequency of P is A and for Q is small a. Then frequency of deployed individual AA will be P square. क्यों ऐसा क्यों? अगर इसको हम देखें the probability of A with frequency of P appear on both chromosomes, appears on both chromosome, क्योंकि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो 2 क्रोमोसोम होंगे, of both chromosome of diploid individual is simply a product of probability of probabilities. तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब P into P, that is P square. इसी तरह से हम देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या होगी फ्रीक्वेंसी? इट विल बी Q स्क्वायर. ए और ए की क्या होगी? इट विल बी 2PQ. तो हम सम कर दें, और सम कर दें तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1. इंडिविजुअल्स अगर डिप्लॉयड है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ये 1 होगी. जैसे मान लें P प्लस Q इक्वल टू 1. if P is equal to 0.8, Q is equal to 0.2, then P plus Q is equal to 1. P square is equal to 0.8 into 0.8, 0.64. QR is equal to 0.2 into 0.2, 0.04. 2PQ is equal to 2 into 0.8 into 0.2, 0.32. means P square plus 2PQ plus Q square is equal to 0.64, 0.04 plus
0.32। तो ये बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसका बाइनॉमियल एक्सप्रेशन ये होगा p प्लस क्यू 1, p प्लस p स्क्वायर प्लस 2 p क्यू प्लस क्यू इक्वल टू आल्सो 1। अब एक चीज और है, 5 फ्रीक्वेंसीज। अब इनको हम देख लें थोड़ा सा। तो देयर आर 5 फैक्टर्स, देयर आर 5 फैक्टर्स which may affect Hardy-Weinberg equilibrium. 5 factors may affect Hardy-Weinberg equilibrium. ये आपको ज्यादा समझाना है। These are, इसमें सबसे पहला क्या है, जीन फ्लो। दूसरा क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा क्या है, रिकम्बिनेशन। चौथा क्या है, म्यूटेशन। और पांचवा क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। What is gene flow? It is migration of population. Migration of population. So if certain individuals are migrated permanently, then gene frequency changes in both the population. ये एक पॉपुलेशन है, दूसरा पॉपुलेशन ये है, माइग्रेशन हो रहा है, तो जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द पॉपुलेशन विल चेंज। जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ पॉपुलेशन चेंज। कुछ में, some में gene will be added या gene will be deleted। अगर जीन की फ्रीक्वेंसी सडन चेंज होती तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब ये सडन चेंज क्यों होगा, क्योंकि सडन डेथ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल,
sudden death of majority of population individuals. In a small population. Due to any natural रीजन, वो नेचुरल रीजन फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है। तो इफ देयर इज अ सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये सडन चेंज क्यों होगा? ड्यू टू सडन डेथ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इससे क्या होगा? इससे जो पॉपुलेशन बचेगी वो पॉपुलेशन आगे फ्लरिश करेगी, इससे आपको फाउंडेशन इफेक्ट मिलेगा। और जीन फ्रीक्वेंसी बहुत घट जाएगी तो बॉटल नेक इफेक्ट मिलेगा। बॉटल नेक इफेक्ट, रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, इस बॉटल में 10 प्रकार की 10 टाइप्स की कोई चीजें हैं, तो इस बॉटल से केवल 2 प्रकार की चीजें बाहर निकलेंगी। ये पूरा पॉपुलेशन था, ये डेथ हो गई, कुछ बचा, कुछ बचा, तो वो जो स्मॉल पॉपुलेशन बची, वो स्मॉल पॉपुलेशन फाउंडेशन होगी, फाउंडेशन फाउंडेशन इफेक्ट होगा, तो 10 टाइप में से 2 टाइप बच गई। अब जो नया पॉपुलेशन होगा ये 2 टाइप्स का होगा, तो ये न्यू पॉपुलेशन को हम फाउंडेशन इफेक्ट कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी घट गई, इसको हम बॉटल नेक इफेक्ट कहेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये है। रिकॉम्बिनेशन से भी चेंज होता है, म्यूटेशन से भी चेंज होता है। अगर म्यूटेशन किसी काम का है, यूजफुल है, एडवांटेज जैसा है, तो जरा इस म्यूटेशन में बात करें। म्यूटेशन तो इफ म्यूटेशंस आर pre-existing advantages pre-existing and advantage mutation these are selected, only these are selected. Pre-existing advantage mutations, generally they are selected, and if they will be selected, then new phenotype will develop. New phenotype develop. अब
न्यू पॉपुलेशन, न्यू फिनोटाइप डेवलप होगा, इट रिजल्ट इनटू स्पेसिएशन। इट रिजल्ट इनटू स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और तो इस तरह से देखें हाउ म्यूटेशन अकर्स, हाउ म्यूटेशन affects the frequency. Actually, those mutations which are useful, they are called pre-existing, and they are selected, and as a result, new phenotype will develop, speciation will occur, new species will develop. अब इसको एक अगला पॉइंट देख लें, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होना है, जो चेंजेस आ रहे हैं, हेरिटेबल वेरिएशंस, इनहेरिटेबल वेरिएशंस, इनहेरिटेबल वेरिएशंस, ये क्या करते हैं, enabling better survival, they enable better survival. What will happen if any variation is heritable, means useful for better survival, they will reproduce, enable to reproduce. Such variations are enabled to reproduce by nature, enable to reproduce. If they will reproduce, then they will leave greater number of progeny. They leave greater number of progeny. In this way, natural selection operate, and those which are more in number, ultimately they will be dominant, and in this way population will change. तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, हेरिटेबल वेरिएशंस, द इंडिविजुअल विथ बेटर सर्वाइवल, they will enable to reproduce more, and they will leave greater number of progeny. अब प्रश्न उठता है, वेरिएशन कैसे उत्पन्न होगा। वेरिएशन के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन हो सकता है, वेरिएशन गैमेट बनते समय रिकॉम्बिनेशन के कारण हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ये जीन फ्लो के कारण भी हो सकता है वेरिएशन, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण भी हो सकता है वेरिएशन। वेरिएशन it is due to, it may be due to mutation, और म्यूटेशन में क्या हुआ, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए,
ड्यू टू रिकम्बिनेशन, ड्यू टू जीन फ्लो में इंडिविजुअल्स परमानेंटली फ्लो कर जाते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट में मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल गॉट डेथ। कुछ बचते हैं, वो फाउंडर होते हैं, पूरी पॉपुलेशन उनके आधार पर होगी, तो फिर एक नया वेरिएशन उत्पन्न होगा। एंड दीज वेरिएशंस इफ they develop due to mutation, due to recombination, due to gene flow, due to genetic drift, किसी वजह से होगा, if it will be better for survival, then it will called inheritable variation. Such individual will reproduce and they will leave more number of progeny. अब नेचुरल सिलेक्शन की बात आई, कितने तरह का नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन सब पर ऑपरेट करता है। वेरिएशन 4 वजह से होगा। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम is affected due to these 4 regions: mutation, recombination, genetic drift, gene flow, and natural selection will operate over this, and those variations are better for survival. Such individual will multiply more, it will leave more progeny. ये नेचुरल सिलेक्शन कैसे ऑपरेट करता है, ये बात। अब बात आई नेचुरल सिलेक्शन को हम कितने तरह से देखते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 प्रकार से ऑपरेट करता है। नेचुरल सिलेक्शन can lead stabilization. नेचुरल सिलेक्शन से स्टेबलाइजेशन हो सकता है। कब? ये तब हो सकता है, इट विल हैपन कब? when more individuals acquire mean character. More individual acquire mean character. जब ऐसा होगा तो ये जो ग्राफ है, मीन कैरेक्टर जब सेलेक्ट होगा तो पीक इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, ये नैरो हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। पहला है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड स्टेबलाइजेशन। ये कब होगा? जब मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। इट मे बी डायरेक्शनल। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू डायरेक्शनल चेंज। दूसरा पॉइंट हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड डायरेक्शनल चेंजेस। ये कब होगा? it will happen when more individuals acquire value other than mean. When more individual acquire
वैल्यू मोर देन मीन, मीन से ज्यादा वैल्यू एक्वायर करें तो मीन से ज्यादा भी हो सकता है वो, मीन से कम भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा, ये मीन है, ये मीन वैल्यू है, अगर ज्यादा इंडिविजुअल मीन वैल्यू से ज्यादा एक्वायर करते हैं तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये न्यू ग्राफ है, इसको बोलेंगे डायरेक्शनल चेंजेस, इसको बोलेंगे स्टेबलाइजिंग, जब मीन वैल्यू चेंज नहीं होगी। और तीसरा हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान देखिए। तीसरा हो सकता है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन कैन बी डिसरप्टिव। ये डिसरप्टिव कब होगा? ये तब होगा when more individuals acquire peripheral character value, peripheral peripheral value on both side। तो दोनों तरह की वैल्यू अगर सेलेक्ट होगी तो क्या होगा? तब देखिए, तब ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ है, ये मीन वैल्यू पहले थी, अब मीन वैल्यू, अब जो इंडिविजुअल से पेरिफेरल वैल्यू सेट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल ऐसे हो जाएंगे। तो दो पीक बनेगी यहां पर, ए पीक, बी पीक। तो डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में वी विल हैव टू पीक, डायरेक्शनल में वन पीक, स्टेबलाइजिंग में नैरो पीक, ये नैरो पीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी वीलबर्ग इक्विलिब्रियम, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसमें कुछ पॉइंट आप जान जाएं तो याद रहेगा। जैसे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ये दो नाम याद रखें। ये कब के लिए है? 15 मिलियन ईयर एगो,
15 मिलियन ईयर एगो में जब एंसेस्टर्स मिले, वो रामापिथेकस और ब्राहपिथेकस थे। रामापिथेकस जो है, अगर इसकी बात करें तो ये मोर मैन लाइक है, और ब्राहपिथेकस की बात करें तो ये एप लाइक है। ये बड़ा याद करने की चीज है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक अगर हम बात करें, फर्स्ट ह्यूमन लाइक तो ये होमो हैबिलिस है, ये याद रखिए। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी सबसे कम थी, 650 से 800 सीसी, ये ब्रेन कैपेसिटी है इनकी। तो होमो हैबिलिस होमो कैटेगरी का सबसे पहला, और इसके बाद होमो इरेक्टस, अब कहीं भ्रम न हो जाए कि हैबिलिस पहले की इरेक्टस, इरेक्टस बाद में है, और इसकी कैपेसिटी ज्यादा है ब्रेन की, 900 सीसी। होमो हैबिलिस की बात करें तो एक बात ये भी जानेंगे, दे डिड नॉट ईट मीट, इनकी बात करेंगे, डिड नॉट ईट मीट, ये बहुत काम की चीज है, इससे जुड़ा हुआ। और अगर होमो इरेक्टस की बात करें तो दे ईट मीट, और बाद में इनकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी। फिर निएंडरथल मैन आए, अगर इनका क्रम से नाम याद है तो कम से कम इसमें ही बहुत काम हो जाएगा। निएंडरथल 1400 सीसी, ब्रेन कैपेसिटी इनकी काफी ज्यादा हो गई थी।